नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भविष्यवाणी करते हुए दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी से हटा दिया जाएगा और अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 1.5 महीने बाद एक बार फिर इस तरह के कयास लगने लगे हैं। दरअसल यूपी बीजेपी में अंतर्कलह की खबरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और अब इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यूपी की सियासत और सीएम योगी के भविष्य को लेकर नई भविष्यवाणी की है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंस जाएगा वो निकल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा, ये आपस में बयान देकर ये देखते हैं कि कौन किसके साथ है। जो निकलता दिखाई देता है ये उसकी राजनीति खत्म कर देते हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने यह भी दावा किया कि 2.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री बनेंगे फिर उनका बुलडोजर पूरे देश में चलेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी कोई कहीं नहीं जा रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने कल मंगलवार को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश किया। अब इस बजट को लेकर राजनीतिक दलों और आम जनता की प्रतिक्रियाएं आने लगातार जारी हैं। इस बजट को लेकर कल मंगलवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक भी हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि इस बैठक में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। बजट पर नेताओं ने चर्चा की और इस बजट में भारत के 3/4 हिस्से को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को हम संसद के बाहर इस बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। ये संघीय ढांचे के खिलाफ बजट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये बीजेपी का बजट नहीं बल्कि भारत सरकार का बजट है, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे यह बीजेपी का बजट हो। मोदी सरकार के आम बजट 2024 की विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे केवल इतना कहना है कि यह बजट दिशाहीन और आम जनता के खिलाफ है। इसमें केवल राजनीतिक मकसद दिखता है। मुझे इस बजट में कोई रोशनी नहीं दिखती। यह अंधेरा अंधेरा और अंधेरा है। सीएम बनर्जी ने कहा कि उनका मानना है कि बजट जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने की बजाय एनडीए सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की मांगों की अनदेखी करती रही तो बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे। वहीं बजट को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह केंद्रीय बजट पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। यह एक जन समर्थक और गरीब समर्थक बजट है। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह महिलाओं के अनुकूल, युवाओं और स्टार्टअप के लिए अनुकूल बजट है। यह बजट एक सुनहरा अवसर है। बंगाल को इस बजट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिए गए धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, बिना इसे अनधिकृत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए। बोस ने दावा किया कि बजट केंद्र द्वारा भेजा गया जीवन रक्षक है, जिसे एहसास है कि बंगाल का वित्तीय जहाज डूब रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी आम बजट का विरोध किया। स्टालिन ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आम बजट को भेदभाव और निराशा से भरा बताया। स्टालिन ने आरोप लगाया कि यह बजट चुनिंदा राज्यों के लिए है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि याद रखें, राजनीतिक रूप से यह सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के 2 नेताओं की बैसाखियों पर खड़ी है। इसीलिए इसे एहसास है कि वह इन बैसाखियों के बिना बरकरार नहीं रह सकती। इसीलिए इसे आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को लाभान्वित करने की ज़रूरत पड़ी। सिब्बल ने कहा कि सरकार डगमगा रही है और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए बजट का लाभ दोनों राज्यों को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मदद करने वालों को सहायता दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने बजट में उन राज्यों को दंडित किया है जहां उसने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है उनको भी कुछ नहीं मिला है। क्या इन राज्यों से कोई दुश्मनी है? आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय बजट 2024 को झुनझुना करार दिया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली और पंजाब को वित्तीय आवंटन में उनके हिस्से से वंचित रखा गया। सिंह ने आरोप लगाया कि यह सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ बजट है। इस बजट में किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि सरकार ने कॉरपोरेट घरानों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स में कोई बढ़ोतरी ना करके उन्हें राहत प्रदान की है। आप सांसद ने कहा कि बजट किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को समाप्त करने, पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने और पेट्रोल डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स डिस्काउंट देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक झुनझुना बजट है जिसमें देश के लोगों को कुछ नहीं मिला। केंद्रीय बजट 2024-25 पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट द्वारा बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है, इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में इसका विरोध कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बजट की आलोचना करते हुए एक्स पर लिखा कि ये बजट भी नाउम्मीद की काहे पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। अखिलेश ने लिखा कि 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 2018 में केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने में विफल रहने के कारण एनडीए छोड़ दिया था और अब 6 साल बाद जब सरकार उनके सांसदों पर निर्भर है तो वह केवल अमरावती के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। स्पष्ट रूप से चंद्रबाबू नायडू को सही शाही सवारी का मजा चखाया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिसमें राज्य के राजधानी शहर के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। विपक्ष द्वारा बजट की आलोचना किए जाने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विरोधाभास और भ्रम कांग्रेस के ट्रेडमार्क हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस हमारे बजट को अपने घोषणा पत्र की नकल कहती है, फिर भी वे इसकी आलोचना करते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि विरोधाभास और भ्रम कांग्रेस के ट्रेडमार्क हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बजट असम और पूर्वोत्तर में विकास की नई लहर लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट का मामला जब से सामने आया है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई। कल तक लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था, उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। देश के छात्रों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना और उन्हें सामाजिक तनाव के लिए उकसाना, ये सब उनकी राजनीति का सुनियोजित हिस्सा था। देश में चुनावी नतीजों को नकार कर अराजकता और नागरिक अशांति उनकी रणनीति का हिस्सा बन गई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं उनसे और विपक्ष के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कामों में शामिल थे, उन्हें देश के छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ कल मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके वकील ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि जरांगे जालना जिले के अपने गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके खिलाफ 31 मई को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में पेश हुए थे। उस वक्त अदालत ने वारंट को रद्द कर दिया था, लेकिन उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। अब जरांगे के वकील ने बताया कि मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मंगलवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन चूंकि जरांगे वर्तमान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं,
इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके। वकील ने कहा कि हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे और अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।